और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, लालू परिवार में चप्पल चली है। लालू परिवार में हार के बाद जो फैमिली ड्रामा है वो सड़क पर निकल आया है। तेजस्वी के सामने बहन रोहिणी खड़ी हो गई और रोहिणी के साथ तेज प्रताप आकर खड़े हो गए। बिहार में नतीजों के बाद एक तरफ यह तस्वीर है, दूसरी तस्वीर नतीजों के बाद यह है कि नीतीश कुमार के घर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। आज भी नीतीश कुमार से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, तस्वीर आप देख रहे हैं। नित्यानंद राय पहुंचे मिलने के लिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे मिलने के लिए। उसके बाद देखिए, नित्यानंद राय नीतीश कुमार से मिले, कल चिराग पासवान से मिले थे, आज नित्यानंद राय से मिले। नित्यानंद राय ने जीत की बधाई और गुलदस्ता भेंट किया है नीतीश कुमार को। और दूसरी तरफ बीजेपी चुटकी ले रही है जो कुछ हो रहा है लालू परिवार में। लालू परिवार में इससे पहले बहू के साथ भी मारपीट हुई, दावा किया गया। अब बहन पर चप्पल उठी, उस पर भी बीजेपी चुटकी ले रही है। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बात ठीक है, अब अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा, ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ठीक है, तो बीजेपी कह रही है बहू को भी पीटा और बहन पर भी चप्पल उठाई। दूसरी तरफ लालू परिवार की बेटियां एक साथ एकजुट हो गई हैं। क्या सब रोहिणी आचार्य के साथ आकर खड़ी हो गई हैं? तस्वीरें आप देख रहे हैं। लालू की बाकी दो बेटियां जिसमें राजलक्ष्मी और चंदा को आप देख रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर नजर आई। बताया जा रहा है कि वो दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुई। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जहां रोहिणी भी पहुंची है। ये वो तस्वीर है। एक तरफ लालू फैमिली में क्या हो रहा है, दूसरी तरफ शपथ की तैयारी हो रही। ये पटना के गांधी मैदान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बढ़ी हुई घास काटी जा रही है, गांधी मैदान को दुरुस्त किया जा रहा है क्योंकि यहीं शपथ ग्रहण होना है। नीतीश कुमार एंड टीम इसकी तैयारी में जुट गई है, प्रशासन इसके बंदोबस्त में जुट गया है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोर शोर से शपथ की तैयारी शुरू हो गई। आपको राजभवन लिए चलता हूं। आज चुनाव आयोग के सीईओ पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने, और राज्यपाल से मिलकर जो नए निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जो विधायक बन गए हैं, उनकी सूची, उनकी लिस्ट सौंपी है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की भी लॉटरी लगी। दावा है चिराग के पार्टी से 3 मंत्री हो सकते हैं सरकार में। चिराग आज माताजी के साथ गुरुद्वारे पहुंचे थे और लंगर खाया। आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी। मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। पटना के गांधी मैदान में मोदी होंगे सबसे खास मेहमान और नीतीश 10वीं बार संभालेंगे सीएम की कमान। मतलब बिहार में अब मोदी के भाषण नहीं, स्वागत की तैयारी है और एनडीए में सरकार और मंत्री बनने की तैयारी है।
तो दूसरी ओर लालू परिवार में आपस में ही मारामारी मची है। हार के बाद परिवार में ऐसी कलह मची है कि चप्पल चल गई। भाई बहन की लड़ाई गाली और घर छोड़ने से लेकर पार्टी तोड़ने तक आ गई। तेजस्वी के खिलाफ एक भाई ने पहले बगावत कर रखी है, तो लालू को किडनी देने वाली रोहिणी ने भी अब पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लालू की 3 और बेटियां पटना से दिल्ली रवाना हो गई हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही नहीं। अब आप लोग जाकर के माइंड को निकल लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। तो लालू फैमिली में क्या हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको लिए चलता हूं शपथ ग्रहण की तैयारी क्या है, कौन कौन मेहमान पहुंचने वाले हैं शपथ के लिए। देखिए जरा, शपथ ग्रहण में दिग्गज पहुंचेंगे। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में इसके लिए बड़ी तैयारी हो रही है। करीब 5000 वीआईपी मेहमानों के लिए खास इंतजाम हो रहे हैं। 50,000 से ज्यादा आम लोगों के आने का अनुमान है। लेकिन शपथ ग्रहण में सबसे ज्यादा नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गडकरी साहब और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और लल्लन सिंह का भी आना तय है। यूपी के सीएम समेत यानी योगी आदित्यनाथ और एनडीए शासित राज्यों के दूसरे मुख्यमंत्री भी आएंगे। इसमें चंद्रबाबू नायडू, हेमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, धामी भी आने वाले हैं। मोहन यादव, रेखा गुप्ता, नायाब सिंह सैनी, भजन लाल शर्मा भी आएंगे। भोजपुरी स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह के भी आने की संभावना है। न्योता तो विपक्षी सीएम हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी को भी भेजा गया है और कुछ विपक्षी सीएम शपथ ग्रहण में आकर चौंका सकते हैं। दिग्गजों के आने से पहले पटना को छावनी बनाने की तैयारी हो रही है। पटना में मेहमानों की सुरक्षा और सुविधाओं का खासा ध्यान रखा जाएगा। अब आपको सुनवाता हूं, पहली बार सुनिए जरा। नीतीश कुमार ने अब तक कुछ नहीं बोला है चुनाव जीतने के बाद, लेकिन नीतीश के सुपुत्र निशांत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। तो नीतीश के सुपुत्र को आप सुन रहे थे। अमूमन कम टीवी के सामने, मीडिया के सामने आते हैं, कम बोलते हैं, नपा तुला बोलते हैं। बहुत से जानकार कहते हैं कि नीतीश के करीबी संजय झा उन्हें सियासत के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश की टीम कैसी होगी, कैबिनेट में कौन कौन होगा, तस्वीर आप देख रहे हैं। कल चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, ये वो तस्वीर है। मिलकर बधाई दी थी। चिराग पासवान की भी क्या पार्टी की लॉटरी लगेगी, कौन कौन मंत्री बनेगा, नीतीश की कैबिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, कौन कौन सी पार्टी को कितने मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए, 72 घंटे के अंदर बिहार में नई सरकार शपथ लेने जा रही और इसे लेकर दिल्ली से पटना तक बैठक और मंथन का दौर चल रहा है। इधर पटना में सीएम नीतीश के घर बड़ी बैठक हुई, तो दिल्ली में एनडीए के बड़े नेता अमित शाह से मिले। खबर यह भी है कि दोनों बैठक के बाद मंत्रियों का फॉर्मूला तय हुआ। यह भी तय हुआ कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कहा यह जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बीजेपी से हो सकते हैं। इनमें सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम बनना करीब करीब तय है। दूसरे डिप्टी सीएम रामकृपाल यादव या मंगल पांडे हो सकते हैं। डिप्टी सीएम के लिए चर्चा एक महिला नाम की भी हो रही है, क्योंकि महिलाओं ने बंपर वोट दिए हैं नीतीश कुमार को। विजय सिन्हा को इस बार स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो अब तक डिप्टी सीएम थे। सबसे ज्यादा 14 से 15 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए जाएंगे, जबकि नीतीश की पार्टी से 13 मंत्री होने की संभावना है। चिराग पासवान की पार्टी को 3 विधायक मंत्री बन सकते हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक एक मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तय हुआ है। यानी जिस सहयोगी के पास 6 विधायक होंगे उसका 1 मंत्री होगा। सुनिए जरा सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है आज से कल तक बातें चल रही हैं एंड आई थिंक सरकार की रूपरेखा कैसी होगी उसके ऊपर सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगा। आज देर रात तक संभवतः मेरी भी कुछ केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात बातचीत होगी और मुझे लगता है कि आज कल तक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। 22 से पहले तो सरकार बनानी है तो हो जाएगी।
बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल फास्ट पेस में है सब कुछ, सब जगह बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। अरे अभी तो तय हो रहा है सबका डेट। सरकार गठन की तैयारी तो जब कोई लोग नहीं बोल रहा था, तब ने हमने कहा था कि नीतीश कुमार को चेहरा बना करके आप लोग हम लोग काम करें। तो सब जगहों में कहा गया था कि भाई अगला हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और जब फर्स्ट जो पोल हुआ और उसमें महिलाओं का टर्नआउट हो गया ज़्यादा, उस दिन तो और हम लोग आश्वस्त हो गए कि अब महिलाएं एकदम जाग चुकी है। नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। मैंने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और आप देखेंगे कि अभी कुछ ही समय में एमएलए इलेक्ट कर देंगे। ये तो थी बिहार में चुनाव के बाद एक हिस्से की बात। अब दूसरा हिस्सा जो चुनाव हार गए उनके यहां एक अलग ड्रामा चल रहा है, जिस पर एक अलग लड़ाई है। आमने सामने है भाई बहन तेजस्वी और रोहिणी। बीती रात जो ड्रामा हुआ उसकी पहली तस्वीर देखिए जरा कि कैसे रोहिणी आचार्य जब घर छोड़कर निकली है, गाड़ी में बैठी है, आप देख रहे हैं तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य जिस वक्त घर छोड़ा उन्होंने, वो तस्वीर है। यानी घर में जितना बवाल होना था, बवाल के बाद रोहिणी आगे बैठी है गाड़ी में, आप देख रहे हैं वो निकली है। उसके बाद देखिए एक के बाद एक रोहिणी ने बहुत से ट्वीट किए और बताया है कि उनके साथ क्या हुआ, आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। अब आपको बताता हूं रोहिणी क्या आरोप लगा रही, क्या दावा कर रही है। रोहिणी बहुत गंभीर हमले कर रही है तेजस्वी पर। देखिए जरा क्या हुआ घर में। रोहिणी घर छोड़कर गई। रोहिणी ने पोस्ट किया एक के बाद एक। पहला पोस्ट उनका, कल एक बेटी, बहन, मां और महिला को जलील किया गया, मुझे गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान और सच से समझौता नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते मां बाप, बहन को छोड़ आई। यानी क्या उस वक्त लालू प्रसाद यादव रो रहे थे? रोहिणी ने कहा, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप मेरे रास्ते कभी नहीं चले, किसी घर में मेरे जैसी बेटी बहन ना हो। रोहिणी ने दूसरा पोस्ट किया, लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। यह आरोप लगाया गया। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। भाई को बोले कि वो खुद या अपने हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। ये रोहिणी ने आरोप लगाए, संगीन इल्जाम। सुनिए जरा क्या कह रही रोहिणी आचार्य। जो बोल रहा था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। जी, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के माइंड को कर लीजिए, सही बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, तो जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर खफा हुई, क्या हुआ, फिर हम आराम से रोहिणी जी चप्पल कर सकते हैं। आपके साथ ये बात जाकर तेजस्वी यादव किसके शहर हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।
सोचिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी ये कह रही है चप्पल उठाकर आप पर मारा जाएगा। अब देखिए जरा लालू प्रसाद यादव के घर के अंदर क्या हुआ। दावा है लालू प्रसाद यादव उस वक्त घर में थे। इनसाइड स्टोरी क्या है? खबर है कि कल दोपहर रोहिणी और तेजस्वी के बीच बहस हुई। दावा है कि रोहिणी ने हार की समीक्षा और जिम्मेदारी की बात कही कि कोई तो जिम्मेदारी ले, कोई तो समीक्षा करे। उन्होंने कहा संजय यादव को लेकर कार्यकर्ताओं के विरोध का जवाब देना चाहिए। इस बात को लेकर तेजस्वी की रोहिणी से तीखी बहस होने लगी। तेजस्वी ने रोहिणी से कहा तुम्हारे कारण चुनाव हार गए। गुस्से में तेजस्वी बोले तुम्हारा हाय लग गया है हम लोगों को। दावा है कि बहस करते हुए तेजस्वी बेकाबू हो गए। दावा है कि अपनी बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल भी फेंका। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रोहिणी तेजस्वी में तकरार बढ़ी थी। संजय यादव रोहिणी को तेजस्वी के सियासी भविष्य के लिए खतरा बताने लगे। इसी के बाद रोहिणी को सियासत छोड़ने की सलाह भी दी जाने लगी। दावा है कि रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश की गई क्योंकि रोहिणी चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। जिन नेताओं ने हराने के लिए जोर लगाया उन पर कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा रोहिणी का साथ न देने वाले 2 नेताओं को विधानसभा का टिकट दे दिया गया। इसी बात से रोहिणी आचार्य खासी नाराज थी और वो तेजस्वी पर भड़क उठी। यह है इनसाइड स्टोरी। अब देखिए बिहार के लोग ये सारा ड्रामा देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उन्होंने नीतीश को जिताया है। वो देख रहे हैं कि तेजस्वी एंड पार्टी और टीम और फैमिली को 25 सीटें दी हैं। वो क्या कह रहे हैं ये सब देखने के बाद सुनिए। तेजस्वी यादव अब पप्पू के साथ रह करके वो भी पूरा पप्पू बन गए हैं और बहन उनकी जो है इतना बड़ा बलिदान दिया। जो लालू प्रसाद जिंदा है वही बहन की वजह से जिंदा है। जब नाज मनुष्य पे छाता है पहले विवेक बढ़ जाता है। वो लोग विवेक बढ़ गई। लालू जी ने जो अपने समय में जो अपने घर में संस्कार दिए उसी का ये जो बीज है आज वट वृक्ष के रूप में सामने आया है। जब अपनों का बात बुरा लगने लगे और पराये का बात जब अच्छा लगने लगे उसी समय वहीं से परिवार का बिखराव शुरू हो जाता है। आज लालू प्रसाद जी को चाहिए कि सामने आके मीडिया के सामने आकर के अपना वक्तव्य दे। दूसरे को घर फूटाने के आज देख रहे हो खुद का घर फूट रहा है। विधानसभा परिवार में जो लालू के परिवार में जो चल रहा है ये लालू का परिवार केवल लालू का परिवार नहीं था। ये हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक बिहार में जंगल राज के रूप में काम किए थे और उसी का भुगतान इन लोग परिवार इनका दे रहा है। इस बहन ने अपने पिता को अपना किडनी देके उनका जीवन दान दिया, उनका अपमान किया गया। बिहार में जो भी आज हुआ है आप 30 साल पहले उठा के देख लीजिए। जंगल राज था उसमें क्या किया महिलाओं के साथ। तो पिता ने जो किया बेटा भी तो ही कर रहा है ना। किडनी लेकर टिकट दिया गया। उनका जो माँ बहन योजना लाया गया था वह पूरे प्रदेश को बदनाम कर दिया इन्होंने अपनी बहन के साथ ऐसे करके। परिवार को ही राजनीति का अखाड़ा बनाइएगा तो परिवार में तो विद्रोह होगा ही। जब वो अपने बहन को नहीं छोड़ सकता है तो बिहार के माँ बेटी को वो क्या सम्मान कर सकता है। बिहार ने इनको नकार दिया है तो अपने आप को इन्होंने सेफ किया है ताकि इसका फ्यूचर सेफ रहे। कल होकर के इनको अपना वोट मिल सके, अपना वोट बैंक एक तरह से सिक्योर करने के लिए इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। तो बेशक जो हो रहा है लालू परिवार में वो अच्छा नहीं है, कोई भी उसे अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन देखिए बड़े भाई क्या कर रहे हैं। बड़े भाई तेज प्रताप कहां है? तस्वीर में आपको दिखाऊं। हार के बाद पहली बार सामने आए तेज प्रताप। अपनी सीट भी हार गए, जो उतारे थे वो सब हार गए। ये तेज प्रताप को आप देख रहे हैं मायूस नजर आ रहे हैं। वो खुशी, वो रौनक, वो तेज नहीं दिख रहा है तेज प्रताप पर जो अमूमन नजर आता है उनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज में। दूसरी तस्वीर देखिए, तेज प्रताप ने आज समीक्षा बैठक ली है कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ कि आखिर कैसे हार गए चुनाव। बाकी तो हारे, खुद अपनी सीट भी हार गए महुआ से। और एक तरफ हार, दूसरी तरफ घर में मचा है घमासान। देखिए जो कुछ हो रहा है लालू प्रसाद यादव के घर में, क्योंकि तेज प्रताप पहले ही घर से निकाले जा चुके हैं पार्टी से भी। तेज प्रताप इस पर क्या कह रहे हैं? तेज प्रताप कह रहे हैं बहन रोहिणी के अपमान पर तेज प्रताप बहुत गुस्से में है, आग बबूला है। वो तेजस्वी और उनके सलाहकारों पर खुलकर हमला कर रहे हैं और पिता लालू यादव के नाम उन्होंने खुला खत लिख दिया है। तेज प्रताप ने कहा मेरे साथ जो हुआ वो तो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ अपमान किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, अगर परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से रोहिणी बहन पर चप्पल उठाने की खबर सुनी है दिल की अब अग्नि बन चुकी है।
जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। मैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। यह लड़ाई किसी दल की नहीं है, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। तेज प्रताप अब रोहिणी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। रोहिणी को पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनने का प्रस्ताव रख दिया है तेज प्रताप ने। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं तेज प्रताप और उनके नेता। एक महिला होने के नाते, एक मां होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई मां कर सकती है। महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हम उनका सम्मान करते हैं, उनको पैर पकड़ेंगे, बड़ी बहन से हाथ जोड़ करके विनती आरजू करेंगे इस मीडिया के मार्फत से कि बहन कमजोर नहीं होना। पूरे बिहार की बहन है, पूरे बिहार की बेटी है, पूरे बिहार की का बच्चा आपके सम्मान के लिए खड़ा है। और आपके भाई तेज प्रताप यादव जी आपके एक एक आंसुओं का बदला लेंगे, एक एक आंसुओं का जवाब दिया जाएगा उन लोगों को जिनके कारण हमारी बड़ी बहन के आंख में जो आंसू आया था, उनके जो बलिदान हमारी बड़ी बहन है, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग उनको बुलाने की कोशिश? निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हमारे पास जो है कि नेताजी को हमारा संरक्षण देने का काम करें और पार्टी उनके संरक्षण में आगे बढ़े। और जो कुछ हो रहा है लालू परिवार में, उस पर बीजेपी चुटकी भी ले रही है, सवाल भी कर रही है। बाकायदा बीजेपी ने एक ट्वीट किया, लिखा पहले बहू बेटियों के प्रति लालू परिवार का संस्कार, बहू को बाल पकड़ के मारा, बेटी को चप्पल से पीटा है। यानी एक तो हार, दूसरी तरफ से सियासी वार और पलटवार। क्या कह रहे हैं देखिए सियासत। आनंद मोहन कह रहे हैं पूर्व सांसद आरजेडी की इस हालत पर लालू यादव को विचार करना चाहिए और उन्हें आगे आकर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए अगर वाकई लालू को परिवार और पार्टी को बचाना है तो। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं नेता आरजेडी, ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह खुद लालू यादव है और जब तेजस्वी को सड़क पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए था तब वो सीएम बनने और शपथ लेने का सपना देख रहा था। मनोज तिवारी कह रहे हैं सांसद बीजेपी, जो लोग पूरे बिहार को चलाने का सपना देख रहे थे वो अपना परिवार भी नहीं चला पाए। रोहिणी ने कहा कि सवाल पूछने पर घर से निकाला। यह लालू परिवार की उस मानसिकता को दर्शाता है जिस जंगल राज के लिए उनका शासन जाना जाता था। चिराग पासवान कह रहे हैं उनसे हमारे राजनीतिक मतभेद जरूर है पर लालू परिवार को हमने अपना परिवार माना है। प्रार्थना है कि यह पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझे। घर में एकता रहती है तो इंसान बाहर कठिन हालातों से लड़ लेता है। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं यह पारिवारिक मामला है और परिवार के सदस्य जवाब देंगे। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले को देखेगा। अभी चुनाव परिणाम आए हैं तो उसकी समीक्षा पर ध्यान है। अशोक चौधरी मंत्री बिहार के कह रहे हैं यह लालू परिवार का व्यक्तिगत मामला है, इस पर टीका टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन जो भी लालू जी के साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। किसी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं और उससे पहले देखिए जरा कि आखिर क्या हो रहा है परिवार में। अब देखिए जरा तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव और रमीज आपको नजर आ रहे हैं। ये कौन है? आज यहाँ के उम्मीदवार है, राजद के उम्मीदवार उनकी भारती जो है उनका बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव जी का स्वागत करें। किस तरह से तेजस्वी यादव जी का रजौली विधानसभा में आज और काफी यहाँ के जो समर्थकों में काफी उत्साह है। तेजस्वी यादव का आगमन हो चुका है रजौली विधानसभा में। सब कुछ हो रहा है। उनकी बेटी को उनके घर से मैंने वो कह रही है कि चप्पल उठाया गया उस पर और चुपचाप देख रहे हैं वो रोती हुई चली गई। उसने त्याग दिया घर। तो एक बेटी जो है बाप का घर त्याग कर देती है तो इसमें क्या कहा जाए कि भाई लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो, ये लोग मुंह देख रहे थे। उनके साथ जो व्यवहार है हरियाणा के संजय यादव और यूपी का रमीज जिस तरह का व्यवहार किया है जो उन्होंने बताया बड़ा दुखद है। राजद में पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया,
अब रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनको परिवार से और पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन काफी दुखद है। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। बिहार की बेटी है वह, लालू जी केवल आपकी बेटी नहीं, कन्यादान हुआ है, आंख से आंसू निकले हैं। कौन है ये और कहां है यह जिसने हमारी बेटी के साथ भाषाई हिंसा की है, लंपटाई किया है? वह कौन है संजय यादव? ये कौन है रमीज? यह बताओ, नहीं तो यह बिहार के लिए चुनौती का विषय है कि हिस्ट्री सीटर को घर में पाला जाता है और ये गुनाह 10 नंबर सरकारी आवास में हो रहा है। मैं लालू जी और आदरणीय राबड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि कोई बाहरी आदमी आकर के आपके परिवार का सुख चैन छीन रहा है, तो इस पर आप अपना जो है जरूर कोई कार्रवाई करें। बिहार की जनता को शायद ये अपमान अच्छा नहीं लगे। राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था, अब घर के अंदर भी झलक रहा है। और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते? पहले भाई को अब बहन को, ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगा। अब देखिए, पूरे घर में लड़ाई हो रही है, बवाल हो रहा है, लेकिन इस लड़ाई और बवाल में कांटा किसे बताया जा रहा है? कुछ लोग उसे जयचंद कह रहे हैं। वो कौन है जिस पर आरोप लग रहे हैं? वो 2 लोग हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ। इस तस्वीर में 2 लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, यही 2 लोग हैं। इन्हीं पर दावा किया जा रहा है। देखिए, एक तेजस्वी के बगल में नीली शर्ट में जो खड़े हैं, उनका नाम है संजय यादव, और एक दूसरे कॉर्नर पर जो खड़े हैं, उनका नाम है रमीज। ये 2 लोग हैं जिनका नाम रोहिणी आचार्य ले रही हैं और उनके बाकी साथी ले रहे हैं, यानी परिवार के बाकी लोग ले रहे हैं। अब देखिए, ये कौन है रमीज? रमीज दरअसल तेजस्वी यादव जब कैंपेन पर जाते हैं, उनके साथ चलते हैं। ये तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर के आगे तेजस्वी दिख रहे हैं और व्हाइट शर्ट में, पीछे जो सफेद कमीज में है वो रमीज है, जो एक तेजस्वी का राइट हैंड समझ लीजिए, एक लेफ्ट हैंड, ऐसा कहा जाता है। रोहिणी आचार्य इन्हीं दोनों का नाम ले रही हैं परिवार तोड़ने के लिए। तेज प्रताप भी इन्हीं का नाम ले चुके हैं परिवार तोड़ने के लिए। अब देखिए जरा है कौन। ये है संजय यादव और ये है रमीज। सबसे पहले देखिए जरा रमीज कौन है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं। सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। आरजेडी का सोशल मीडिया चुनावी कामकाज देखते हैं। ये 2 साल से टीम तेजस्वी में खास भूमिका निभाते हैं और तेजस्वी के वॉर रूम की जिम्मेदारी संभालते हैं रमीज। तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं। रमीज का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2021 पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का केस इनके ऊपर चला, हालांकि वो बाद में कोर्ट से दोष मुक्त हो गए थे। 2022 में कौशाम्बी में हत्या का आरोप भी लगा, लंबे समय तक जेल में रहे हैं। अप्रैल 2025 में बेल मिली। उनकी पत्नी जेबा 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। अगला नाम है संजय यादव का, इनका नाम रोहिणी ने लिया। तेजस्वी और आरजेडी के सियासी सलाहकार हैं। टिकट बंटवारे में काफी अहम भूमिका निभाई। तेजस्वी से के काफी करीबी माने जाते हैं। तेजस्वी के दिन भर का रूटीन यही तय करते हैं। आरजेडी कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं। अखिलेश यादव के भी सलाहकार रहे हैं। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और दिल्ली में क्रिकेट ग्राउंड पर तेजस्वी से इनकी दोस्ती हुई। दिल्ली में तेजस्वी के साथ घंटों बिताते हैं। 2012 में संजय यादव आरजेडी में शामिल हुए। आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ पटना आए और तेजस्वी का वीडियो दिखाकर भाषण कला भी तेजस्वी को सिखाई है संजय यादव ने, यह दावा किया जाता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अफरोज अहमद क्या कह रहे हैं इस पर। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। ये इसके ऊपर गुंडा एक्ट से लेके एनएस से बहुत सारे केसेस लगे हैं, तो इसलिए वहां जाके बिहार में इसने शरण लिया और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उसको एक अपराधी को साथ में लेके चल रहे हैं। अब सवाल ये, तेज प्रताप पहले घर छोड़ चुके हैं, रोहिणी ने अब घर छोड़ दिया है,
लेकिन रोहिणी आखिर घर छोड़ने के पीछे वजह मैंने आपको बताई, लेकिन रोहिणी अपने नाम के साथ रोहिणी यादव नहीं, रोहिणी आचार्य लगाती है। इसके पीछे भी कहानी है। 1 जून 1979 को पटना में जन्म हुआ। बचपन से ही यादव की जगह आचार्य सरनेम मिला उन्हें। दरअसल उनका जन्म डॉक्टर कमला आचार्य के नर्सिंग होम में हुआ। इसके पीछे भी कहानी है। रोहिणी के जन्म के बाद डॉक्टर कमला आचार्य ने फीस नहीं ली लालू से और लालू से कहा मेरा सरनेम अपनी बेटी को दे दीजिए। लालू प्रसाद ने रोहिणी का नाम रोहिणी आचार्य रख दिया। रोहिणी ने स्कूलिंग के बाद मेडिकल पढ़ने का मन बनाया। 1998 में जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज में एडमिशन मिला। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन टाटा आयरन के कोटे से मिला। उस वक्त बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुआ करती थी। डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई। समरेश लालू के दोस्त राव रणविजय सिंह के बेटे हैं। पति समरेश के साथ रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं और समरेश सिंगापुर में आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं। दोनों को 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और 2 बेटे हैं। 2022 में उन्होंने लालू को अपनी एक किडनी डोनेट की। लालू की किडनी का ऑपरेशन सिंगापुर में हुआ था और ठीक होने के बाद लालू ने कहा था मैं बेटी का कर्जदार हूं। 2024 में राजनीति में सक्रिय हो गई और लोकसभा चुनाव लड़ा। सारण से चुनाव लड़ा, हार गई और सिंगापुर लौट गई। रोहिणी और उनके पति की कुल संपत्ति करीब 35 करोड़ रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। परिवार में लड़ाई चल रही है। परिवार से एक और शख्स बहुत पहले बेदखल हो गए, उनके मामा, वो क्या कह रहे हैं। तो भगनी है, हमारी भी बहन राबड़ी देवी रही है। बहुत सारा हम भी प्रताड़ना झेले हैं, लेकिन हम अपने बहन के खिलाफ कभी आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। लेकिन जो सुनने में आया है, जो लोग बोल रहे हैं, ये गलत है, ठीक नहीं है। वो हमारी भांजी भी है और घर की बेटी भी है, बिहार का भी बेटी है। और उसके साथ जो है व्यवहार, अगर कोई भी अगर इस तरह का व्यवहार किया है तो गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास है। आपसी थोड़ा सा हर घर की बात है, कहीं कुछ हो गया होगा बातें, लेकिन ऐसा संभावना नहीं है कि कुछ उनको आपसी कोई झगड़ा हुआ होगा। मान लीजिए हम राजनीति में हैं, थोड़ा सा हमको उस समय हादसा था, हमारी सीटें कम आई, खौंजियाइल हो, दिमाग हमारा खौंजिया गया, कुछ बोल दिए होंगे। लालू परिवार में उनके कई बेटे बेटियां हैं, तस्वीर देख रहे हैं। लालू की बेटियों की तस्वीर, 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं लालू के। और इनमें ये जो बेटियां हैं, ज्यादातर बेटी इस बवाल के बाद मीसा के घर पहुंची। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जो रोहिणी की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में मीसा भारती का आवास है। दावा है रोहिणी आचार्य वहीं मौजूद थी और वहां से निकली, तब मीडिया से बात की। आप अगर एएनआई पर रोहिणी दीदी अगर आप बता पाए। और अब देखिए जरा लालू परिवार में कौन कौन है। ये आप देख रहे हैं, ये है लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार। आपके सामने देखिए, इधर से शुरू करूं, राबड़ी देवी आरजेडी की उपाध्यक्ष, लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष। उनके बगल में है बेटी मीसा भारती जो सांसद है। उनके बगल में तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम है। उनके ठीक बगल में है अगली बेटी राजलक्ष्मी, मुलायम परिवार की बहू है राजलक्ष्मी। और सबसे कॉर्नर पर खड़ी है लालू की बेटी हेमा यादव, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। इस तरफ देखिए राबड़ी के बगल में है बेटी रोहिणी आचार्य। रोहिणी लोकसभा चुनाव हार गई थी और एमबीबीएस है। उनके बगल में अगली बेटी है अनुष्का यादव जो इंटीरियर डिजाइनर है। उसके बाद रागिनी यादव है, 12वीं तक पढ़ी है रागिनी। फिर सबसे कॉर्नर से दूसरे नंबर पर चंदा सिंह जो कि पेशे से वकील हैं और तेज प्रताप यादव जो पूर्व मंत्री रहे हैं। ये लालू का परिवार। आइए, तो परिवार में जो बवाल चल रहा है, सभी लोग ये उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द खत्म हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तस्वीर आपको दिखाऊं पीके की। पीके का जो नतीजा आया है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या पीके संन्यास लेने वाले हैं? क्या पीके अब सियासत छोड़ देंगे? ऐसे पोस्टर लग गए। जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा होने के कारण प्रशांत किशोर ने राजनीति से लिया संन्यास, क्योंकि प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि प्रशांत किशोर ने कहा था 25 सीटों से ज्यादा जेडीयू को आ गई तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब यही सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, पटना में कई जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं और पूछा गया है क्या पीके सियासत से संन्यास लेंगे। इसमें चुनाव के दौरान पीके के बयान का हवाला दिया गया है। पीके ने कहा था जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी।
अगर 25 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जेडीयू को 85 सीटें मिली तो पीके पर निशाना साधा जाने लगा। पीके ने अपनी पार्टी की बंपर जीत का दावा किया था, लेकिन जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। साथ ही 98% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है। प्रशांत किशोर सियासी रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने कई पार्टियों के लिए जीत की रणनीति तय की है। कहा जाता है मोदी के लिए चाय पर चर्चा पीके की देन थी। 2014 में बीजेपी और मोदी की जीत में उनका बड़ा रोल था। 2015 में नीतीश कुमार को बिहार चुनाव में जीत दिलवाई। 2019 में जगन मोहन के लिए नीति बनाई, उन्हें सत्ता दिलाई। 2022 में केजरीवाल के लिए रणनीति बनाई और जिताया। 2021 में ममता बनर्जी के लिए प्लान बनाया, सत्ता दिलाई। लेकिन ऐसा नहीं होने की उनकी रणनीति पहली बार फेल हुई। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ जुड़े। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कांग्रेस का गठबंधन करवाया और राहुल अखिलेश के लिए यूपी के 2 लड़कों वाला नारा भी दिया। लेकिन जो पीके 5 से ज्यादा सीएम और पीएम बनवा चुके, वो अपनी रणनीति से खुद को ही जीत नहीं दिला सके। ये उनकी रणनीति पर भी सवाल है। और सुनिए जरा सियासतदानों को। रणनीतिकार की भूमिका एक अलग वो तरह का दायित्व था, उन्होंने किया। एक राजनेता के तौर पर केवल बड़बोले दावों से वो नीतीश कुमार जी का विकल्प तो नहीं बन सकते थे। राजनीति में बहुत बेसब्र नहीं होना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। केवल बड़ी बातें करके आप बिहार में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकल्प नहीं बन पाए। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे साहब। आप लोग चाहते हैं कि राजनीति छोड़ दें? आप लोग खुश होंगे कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी और जनसुराज जैसी प्रयास यहाँ से खत्म हो जाए? क्यों आप लोग इसके पीछे पड़े हैं कि राजनीति छोड़ देंगे? ये तो कमाल की बात। पाकिस्तान के ऐसे पत्रकार ने आतंकिस्तान की पोल खोली है जो खुफिया एजेंसी आईएसआई का बेहद करीबी माना जाता है। पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी का वीडियो सामने आया है जिसमें वो मसूद और हाफिज के मंसूबों का खुलासा कर रहा है। जावेद चौधरी ने भारत में आतंकी हमले का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद को नुकसान पहुंचा है क्योंकि मसूद अजहर के परिवार और करीबी 14 लोग मारे गए थे। जिसके बाद मसूद ने अपना बदला लेने का ऐलान किया। मसूद ने कहा अब उसे हक है कि वो अपना बदला ले। पाक पत्रकार जावेद ने मसूद के साथ हाफिज का भी जिक्र किया है और कहा दोनों के पास फिदाइन है जो जान दे सकते हैं। उन्होंने हमलों के बाद में अंजाम देने की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक मसूद हाफिज को रोका था, मगर अब पाकिस्तान ने मसूद हाफिज को फ्री हैंड दे दिया। यानी पाक अपने आतंकियों से फिर भारत में हमला करवाएगा। यह वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद मई महीने का है। इसमें दावा किया गया था कि उसी मुताबिक हमला हुआ है क्योंकि जैश के पोस्टर लगाते आदिल ने ही नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। आदिल से गिरफ्तार हुई शाहीन भी पाक के आतंकी गुट जैश से जुड़ी हुई है। इस मामले में एक और गिरफ्तारी एनआईए ने की और पहली गिरफ्तारी एनआईए ने की इस शख्स की। इसका नाम है आमिर और जो उमर का साथी बताया जा रहा है। एनआईए ने दावा किया कि यह हिंदुस्तान में पहला आत्मघाती हमला था जो उमर ने किया है। जो सुसाइड ब्लास्ट किया है यह उमर ने किया है और पकड़ा है उमर के एक और साथी को। यह आप देख रहे हैं उमर और उसके बगल में आमिर। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए के लिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि एनआईए ने हमलावर के सहयोगी को पकड़ लिया। दिल्ली ब्लास्ट केस में 6 दिन बाद पहली गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी का पूरा नाम है आमिर राशिद अली। एनआईए ने कहा आरोपी आमिर कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और इस आरोपी को एनआईए ने दिल्ली से ही गिरफ्तार किया है। आरोपी आमिर राशिद आतंकी उमर का सहयोगी है। ये सफेद कोट में डॉक्टर उमर और उसके बगल में आमिर। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम रजिस्टर्ड थी। दावा है आरोपी आमिर ने ही कार खरीदकर उमर को दी थी। एनआईए ने फॉरेंसिक तरीके से पुष्टि की है कि कार उमर चला रहा था। एजेंसी ने माना है कि दिल्ली में हुआ हमला आत्मघाती था, यानी आतंकी उमर ने फिदाइन बनकर कार में धमाका किया, जिसकी साजिश आमिर ने उमर के साथ मिलकर रची थी। आमिर उस कार की खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली आया जिसका इस्तेमाल विस्फोट को अंजाम देने के लिए किया गया। एनआईए ने आत्मघाती हमलावर उमर की एक और कार जब्त की है और एनआईए इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आइए अब आपको दिखाऊं कि आखिर शाहीन जेल पहुंच गई। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, शाहीन जेल में है, लेकिन शाहीन का कबूलनामा सामने आ रहा है। शाहीन से जुड़े हुए जो अस्पताल है, अल-फलाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। अल-फलाह में लगातार जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं।
अब आइए आपको बताऊं शाहीन आखिर क्या कुछ कबूल किया है उसने अब तक। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन ने आतंक के लिए परिवार छोड़ दिया। उसने कौम का कर्ज उतारने का दावा कर आतंक की राह चुनी। दरअसल एक रिश्तेदार ने परिवार छोड़ने पर शाहीन को टोका था। पति, बच्चे और नौकरी छोड़ने पर 2021 में रिश्तेदार ने सवाल उठाया तो डॉक्टर शाहीन ने कहा, परिवार और नौकरी में क्या रखा है, अपने लिए बहुत जी लिए, अब कौम का कर्ज उतारने का समय है। एनआईए के मुताबिक डॉक्टर शाहीन 10 साल से जैश से जुड़ी हुई है। 2015 में वो पाक के आतंकी संगठन जैश के संपर्क में आई। शाहीन ने 1 साल तक जैश को संवेदनशील सूचनाएं भेजी। फिर 2016 में आतंकी संगठन जैश की सक्रिय सदस्य बन गई। वो डॉक्टर और जैश आईएसआई के बीच कोऑर्डिनेशन का काम देखती थी। कहा जाता है कि जैश के आतंकी शाहीन को सर्जन मैडम बुलाते थे। कानपुर में शाहीन के साथ नौकरी कर चुके कर्मचारी ने कहा कि कानपुर में शाहीन के साथ जो उन्होंने नौकरी की, वो कह रहे हैं 2010 में वो विदेश में रह रहे भारतीय मूल के डॉक्टर के संपर्क में आई और वो डॉक्टर शाहीन को दस्तावेज और वीडियो भेजने लगा, जिसके बाद शाहीन ने हिजाब भी पहनना शुरू कर दिया। शाहीन अपने पति से विदेश जाने की जिद करने लगी थी और दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर शाहीन विदेश भागने की फिराक में थी। उसने अक्टूबर के आखिर में पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और लेकिन वेरिफिकेशन रिपोर्ट में देरी के चलते उसका प्लान फेल हो गया और बड़े आतंकी मंसूबों वाली शाहीन एजेंसियों के हत्थे चढ़ गई। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कपिल मिश्रा। दिल्ली की 2000 से ज्यादा बहनों ने यहाँ पर महिषासुर मर्दनी का पाठ किया है यमुना मैया के तट पर, और ये संदेश भी है कि कोई आतंकी, जिहादी, दहशतगर्द जो है ये दिल्ली को डरा नहीं सकता, भारत को डरा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और ये बेटियां आई हैं, बहनें आई हैं, माताएं आई हैं। चंद कदम दूरी पर ही इतना बड़ा जो उन लोगों ने हताशा भरा जो उन्होंने प्रयास किया था, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली की ये हजारों नारी शक्ति यहाँ पर आई है। महिषासुर मर्दनी का पाठ भी है। अब आपको बताता हूं एक और बड़ी चीज, वो ये कि उमर ने एक डेथ लैब बनाई थी। यानी ये जो धमाका किया, इस तरह का धमाका कैसे हुआ, एजेंसियां जांच कर रही। लेकिन तस्वीर देखिए जरा, ये उमर की तस्वीर है, नई तस्वीर उमर की, जिसमें डॉक्टर के कोट में दिख रहा है। इससे पहले उमर की इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन यही सुइसाइड बॉम्बर है। इसी ने आत्मघाती धमाका किया और उसमें मारा गया। लेकिन इसने बम बनाया कैसे, यह बड़ी चीज है। आपको बताऊं, फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही उमर रहता था। जिस मकान में वो रहता था वहां उसने एक लैब तैयार कर रखी थी। दावा है इसी लैब में वो विस्फोटकों की टेस्टिंग करता था, साथ ही बम बनाने की उन तकनीकों को भी आजमाता था जो उसके पाकिस्तानी हैंडलर उसे टेलीग्राम पर भेजते थे। यानी पाकिस्तान से उमर को बताया जाता था कि लैब में उसे क्या करना है, कौन से बम बनाने हैं। उसी से जुड़े विस्फोटक को उमर अपनी लैब में टेस्ट किया करता था। अलग अलग रसायनों के साथ भी बारूद का इस्तेमाल करता था। शायद मुजम्मिल के घर अमोनियम नाइट्रेट भी उमर नहीं रखवाया, क्योंकि लैब में बस कुछ मात्रा में विस्फोटक की टेस्टिंग करता था। एजेंसियों का मानना है कि उमर बम बनाने का एक्सपर्ट था और इसलिए उसने घर पर ही बम बनाने के लिए लैब बनाई थी। वो अपनी इस लैब में ज्यादातर अकेले ही काम किया करता था। हो सकता है दिल्ली धमाके की तैयारी उसने इसी लैब में की हो। अब आपको दिखाऊं कि जो धमाका नौगांव में हुआ, यानी जो जम्मू कश्मीर में धमाका हुआ, थाने में धमाका हुआ, उसमें विस्फोटक मिला है। वो विस्फोटक क्या वही था जो उमर अपनी लैब में इस्तेमाल कर रहा था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मार्बल के साथ, मलबे के साथ आपको जो सफेद पैकेट दिख रहे हैं, दावा किया जा रहा है यही वो विस्फोटक है। तो आइए, ये विस्फोटक क्या है जिसे मदर ऑफ शैतान भी कहते हैं, यानी शैतान की मां। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक बहुत खतरनाक था। एजेंसियों को शक है कि यह विस्फोटक TATP हो सकता है। TATP का पूरा नाम है ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड, और यह विस्फोटक मदर ऑफ शैतान के नाम से कुख्यात है। इस विस्फोटक को मदर ऑफ शैतान नाम इसलिए मिला क्योंकि दुनिया भर में गैर कानूनी बम बनाने वालों ने इस विस्फोटक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 2015 में पेरिस अटैक में इस विस्फोटक के निशान मिले थे। 2016 में ब्रसेल्स, 2017 में मैनचेस्टर, बार्सिलोना हमले में भी मिले। दिल्ली धमाके की जगह हुए नुकसान के संकेत मिलते हैं। इसमें भी TATP का इस्तेमाल हुआ हो सकता है।
विशेषज्ञों के मुताबिक टीएटीपी बेहद संवेदनशील विस्फोटक है, इतना कि बिना डेटोनेटर सिर्फ गर्मी से ही फट सकता है। हल्की रगड़, दबाव या तापमान में बदलाव से विस्फोट हो सकता है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट रासायनिक रूप से स्थिर होता है। इसमें विस्फोट के लिए बाहरी डेटोनेटर की जरूरत होती है, जबकि टीएटीपी को फटने के लिए कोई डेटोनेटर नहीं चाहिए होता है। यह विस्फोटक या तो गर्मी के संपर्क में आया या गाड़ी में अस्थिर हो गया। घटनास्थल से सैंपल लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है। तो एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही कुछ और बड़े मास्टरमाइंड्स तक पहुंचेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अब कश्मीर में सनातन हिंदू पदयात्रा होगी। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज समापन हुआ, यह उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी भीड़ थी। उसके बाद देखिए, आखिरी दिन था तो बाबा बागेश्वर वृंदावन पहुंचे और भीड़ देखिए जरा, हजारों की भीड़ जुटी थी। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर अनुज चौधरी भी मौजूद थे। यात्रा में साथ साथ चल रहे थे। अब देखिए जरा, बाबा बागेश्वर की यात्रा में आज मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पहुंचे, बाबा के साथ बैठे, बाबा के साथ भोज भी किया। अब आपको दिखाऊं एक और तस्वीर। आखिरी दिन था तो जगत गुरु राम भद्राचार्य भी पहुंचे बाबा बागेश्वर के मंच पर उनकी यात्रा में। और न सिर्फ संत बल्कि राजा भैया भी पहुंचे। बाहुबली राजा भैया बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुए। सिंगर म्यूजिशियन जुबिन नौटियाल बाबा के मंच पर थे और वहां उन्होंने कुछ गुनगुनाया भी। मेरे घर आए कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। आज दो चरणों पर पानी से बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु भोल स्वागत में मेरे घर अगली तस्वीर देखिए, जया किशोरी भी पहुंची थी। समापन से कई दिन पहले जया किशोरी भी बाबा बागेश्वर की यात्रा में थी।
तो बाबा बागेश्वर की यात्रा में कई दिग्गज शामिल हुए। सेलिब्रिटी से लेकर राजनेता तक 10 दिनों में इस यात्रा से जुड़े। यात्रा के पहले दिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा शामिल हुए। उसके बाद यात्रा आगे बढ़ी तो हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी इसमें दिखे। कुंडा के विधायक राजा भैया भी सनातन की हुंकार भरते नजर आए। आज एमपी के सीएम मोहन यादव भी बाबा के साथ पदयात्रा में शामिल हुए और उनके साथ खाना भी खाया। इसके साथ ही बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हिंदू पदयात्रा में शामिल हुए। एक्टर्स से लेकर सिंगर्स तक सनातन यात्रा से जुड़े। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, एक्टर राजपाल यादव इसमें जुड़े। साथ ही सिंगर जुबिन नौटियाल और ने गाना भी गाया। खेल के मैदान में धूम मचाने वाले खिलाड़ी भी यात्रा में इकट्ठा हुए। क्रिकेटर शिखर धवन से लेकर उमेश यादव फरीदाबाद में यात्रा से जुड़े। साथ ही रेसलर ग्रेट खली ने भी हिंदुत्व की हुंकार भरी। इसके साथ ही संत और सनातन के प्रचारकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कथावाचक जया किशोरी मथुरा में पदयात्रा से जुड़ी। साथ ही जगत गुरु रामभद्राचार्य भी समापन में शामिल हुए। देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य, महंत राजू दास भी लगातार यात्रा का हिस्सा रहे। साथ ही फिरोजाबाद के एसपी अनुज चौधरी भी यात्रा के दौरान काफी चर्चा में रहे। वो बाबा की सुरक्षा में शामिल थे और यूपी में उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाला। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इसके बाद बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। आप हमारे विरोधी नहीं, पर एक बात हम फिर हिंदुओं को कहेंगे, हमें इन बातों पर भी ध्यान नहीं देना। हिंदू वो नहीं है जो मुसलमानों को गालियां दे, हिंदू वो है जो सनातन को तालियां दे। हमें इस्लाम या ईसाइयों का विरोध नहीं करना हिंदू एकता से। हमें अपनी संस्कृति को बढ़ाना है, अपने बच्चों को पाठ पढ़ाना है, घर पर भगवा ध्वज लगाना है, गांव से भेदभाव छूट मिटाना है और भारत को भव्य बनाना है। तो बाबा बागेश्वर की अब यात्रा पहुंचेगी, ये देख रहे हैं लाल चौक, कश्मीर में बाबा यात्रा करने वाले हैं। बाबा बागेश्वर और स्वामी रामभद्राचार्य ने ऐलान किया है कि अगली बार सनातन हिंदू पदयात्रा कश्मीर तक जाएगी और जल्द ही इस यात्रा का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। हो सकता है अगले साल दिल्ली से कश्मीर तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का तीसरा चरण शुरू हो। पिछले साल हिंदू पदयात्रा का पहला चरण निकाला गया था, तब बाबा बागेश्वर धाम से ओरछा तक यात्रा निकाली गई थी। इस साल दिल्ली से मथुरा तक यात्रा निकाली गई। हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हमेशा मंदिर से होती है और यात्रा का समापन भी मंदिर में होता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि सनातन यात्रा का अगला हिस्सा जम्मू के वैष्णो देवी तक भी जा सकता है या फिर उसका समापन कश्मीर के खीर भवानी मंदिर में हो। बाबा बागेश्वर ने कहा कि सनातन यात्रा कभी नहीं रुकेगी, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता यात्रा जारी रहेगी।